नमस्कार। अर्बन एजेंडा के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। हमारे शहर और बहुत पिछले काफ़ी समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे शहर और महिला सुरक्षा के सवाल को लेकर। बहुत लोगों ने बात कही कि हमारे शहर में अर्बन एजेंडा में महिलाओं का सवाल कैसे आएगा। हमने कहा कि महिला एक अभिन्न अंग है इस शहर का, और पिछले एपिसोड्स में हमारी ये भी बात हुई कि ये शहर की जो बनावट है वो बनावट ही इतनी पेट्रियार्कल है, इतना उसकी जो डायरेक्शन है वो पेट्रियार्कल है कि महिलाओं को दोबारा से इस शहर को रिविजिट करने की ज़रूरत है। और उसी एपिसोड में आज हम आगे बात करेंगे महिला सुरक्षा और ख़ासकर शिक्षण संस्थानों में क्या चुनौतियां हैं, क्या रास्ता है और क्या ऑल्टरनेटिव है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं आइए ये रिपोर्ट। मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती। सर हर लड़की के साथ होता है। मोदी सरकार के राज में बेटी पढ़ाओ का नारा तो खूब सुनाई देता है, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनका सुरक्षित रहना भी जरूरी है। देश की शिक्षण संस्थाओं में लड़कियां कितनी महफूज हैं, ये इन आंकड़ों से साफ हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक भारत में 2016 के बाद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले 50% बढ़े हैं। 2015-16 के दौरान शिक्षण संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के 94 और 2016-17 के दौरान 149 केस दर्ज किए गए। अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में ही साल 2014 से 2018 के बीच यौन उत्पीड़न के 28 मामले दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए। कि अगर कॉलेज सेफ नहीं रहेगा तो फिर घर से लड़कियां आएंगी नहीं कॉलेज पढ़ने, फिर कॉलेज कम ही रहेंगी तो बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अगर कॉलेज में एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा उनको सेव करने का, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम आया, उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, मैं बीच में थी और उन्होंने पूरी अपनी बाइक्स गोल गोल ऐसे घुमाए मेरे आसपास, मुझे बहुत अजीब नामों से बुलाया। कितने दिन तक मैं नीचे नहीं जा पाई, क्योंकि मैं जब अपने नीचे घर से देखती थी तो वो वहीं पे नीचे खड़े होते थे। होता है ऐसे कि चलते समय लड़के बात करते हैं, पास आते हैं, हाथ लगाते हैं, बस ट्रैवल करते समय, मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो ट्रैवल करते समय। हॉस्टल्स में बच्चियां रह रही, वार्डन की तरफ से या वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से जिस तरह से उनके ऊपर यौन शोषण होता है, ये बहुत ही बढ़ गया है। यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत कॉलेजों में विशाखा गाइडलाइंस की तरह आंतरिक शिकायत समिति बनाना जरूरी है, ताकि पीड़ित लड़की बिना डरे जल्द शिकायत दर्ज करा सके। हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जो विशाखा गाइडलाइन है, जो हमारी जीएस का और आईसीसी के बारे में है, जो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, बहुत गांव में जो औरतें रहती है, जो घर का काम करती है, जो स्टूडेंट्स उधर से आते हैं, उन लोगों को एक झटके में वो पता चले। हाल है कमेटी है नहीं, और जहाँ सही कमेटी काम कर रहा है वो सही फैसले भी होते हैं। लेकिन हकीकत जो मैंने आपको बताया, जहाँ वो प्रोफेसर और टीचर बीजेपी आरएसएस का बंदा है, तब उसके बचाव के लिए पूरी प्रशासन खड़ी हो जाती है। कई ऐसे मामले भी हुए जिनमें प्रोफेसर या अध्यापक पर छात्रा के साथ गलत हरकत करने के आरोप लगे हैं। कई मामलों में महिला अध्यापक भी ऐसी वारदात की शिकार हो चुकी हैं। सड़क, बस, ट्रेन से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लड़कियां कहां जाएं और कैसे शिक्षा हासिल करें। ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं कफील अहमद फारूकी, स्वराज एक्सप्रेस। आपने देखा हमारे रिपोर्ट के माध्यम से कि दरअसल विशाखा गाइडलाइंस और ये पूरे कानून के बावजूद भी ये घटनाएं कम नहीं हुई हैं, ये घटनाएं बढ़ी हैं। और इसी विषय पर आज हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम स्वागत करते हैं, हमारे दो गेस्ट हमारे बीच में हैं। शिवानी नाग जी, आपका बहुत स्वागत है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंबेडकर विश्वविद्यालय में, और दीपशिता जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रा हैं और साथ में स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शिवानी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने रिपोर्ट भी देखी है और इंसिडेंटली हमें ये पूरी फुटेज अभी 8 मार्च को कुछ ही दिन पहले हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया। एक्चुअली आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये कानून भी बना है, कानून के माध्यम से डिटरेंस का भी सवाल आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस घटना में मतलब ये जो पूरा घटनाक्रम है कुछ कमी होती नज़र नहीं आ रही है। तो बेसिक आप क्या मानते हैं, क्या सिर्फ पेट्रियार्की रिस्पॉन्सिबल है या पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है वो भी इसमें जिम्मेवार है?
देखिए, पेट्रियार्की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स भी पेट्रियार्की को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जहाँ तक कानून की बात है तो विशाखा गाइडलाइंस के बारे में सक्षम रिपोर्ट है, यूजीसी रेगुलेशंस हैं, तो शिक्षा के हर संस्थान के लिए ये ज़रूरी तो है कि इस तरीके के एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल्स हों, जेंडर सेंसिटाइजेशन के सेल्स हों, लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं तो बात की बात है। अगर हम देखें, तमाम शिक्षा संस्थानों में इस तरीके के सेल्स का भी गठन तक नहीं हुआ है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अभी भी महिला छात्रा ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस तरीके के किसी सेल का गठन हो जहां पे वो उनके साथ किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या यौन उत्पीड़न तो हो, आपका मतलब वो कंप्लेन कर पाए। मतलब बेसिक आपका सवाल ये है कि पहले आप चाहे एसीसी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ तो सही। एक्चुअली ये जुड़े हुए, आईसीसी खाली बनाने, मतलब एक तो है कि बनाएं, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वरूप का मतलब क्या होगा? अगर आप स्वरूप समझाना चाह रहे हैं उसका क्या मतलब? स्वरूप का मतलब ये कि अगर वो बॉडी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी एक ट्रांसपेरेंसी, उसका अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, उसकी जवाबदेही कैसे होगी, उसका डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगा या नहीं होगा। और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग मतलब वो उसका कॉम्पोजिशन सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में जो ऑलरेडी पावरफुल लोग हैं, संस्थान के वीसी हो गए, डीन्स हो गए, उनके कहने पे उसका कॉम्पोजिशन होगा, या उसका कॉम्पोजिशन जो भी शिक्षा संस्थान के अलग अलग तबके हैं, वो छात्रों का हो सकता है, फैकल्टी का है, कर्मचारियों का है, बाकी नॉन एकेडमिक स्टाफ का है, उन सब के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आएंगे। तो उस बॉडी में जो भी उस कैंपस का कॉम्पोजिशन है उसका विश्वास ज़्यादा होगा। वो इस डर से नहीं काम करेंगे कि हमको इस इंसान ने यहाँ पे नॉमिनेट किया है तो हमारा जवाबदेही उनके तरफ तो डेमोक्रेटिक कहा आपने, जवाबदेही आपने कहा, और मतलब पार्टिसिपेटरी ज्यादा होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी होना चाहिए और नॉमिनेटेड बॉडी ना हो, अदरवाइज तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये भी चुनाव के थ्रू आना चाहिए। चुनाव के थ्रू जो भी उस यूनिवर्सिटी के जो भी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं, जो भी कम्युनिटीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि अगर नॉमिनेटेड आएगा राइट तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी उनकी तरफ होगा, उसके बॉस की तरफ होगा, जिस बॉस ने उसको क्वालिफाई किया है, तो फिर लोग डरेंगे अपना कंप्लेंट। परफेक्ट। हम शिवानी दोबारा आते हैं। दीपशिता, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा भी हैं, और एक ज़माने में ये कहा जाता था कि जो हमारी जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी है, जिसको जीएस कैश भी कहते हैं, वो मॉडल के रूप में देखा जा रहा था तमाम विश्वविद्यालयों में कि वो उस तरह से डेवलप होना चाहिए, खासकर इस सवाल को लेकर। लेकिन उसको तो किनारे किया गया और फिर पूरा भारत सरकार से और नए नए फॉर्मूला बनाकर किए गए। आप कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और अभी क्या चैलेंज है? क्योंकि एक जो प्रोफेसर साहब जिनको चार्ज किया गया था, दोबारा वापस उनको लाया गया है। एक तो जैसे मैं पूरी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे विशाखा जजमेंट के बारे में बोला गया, तो विशाखा जजमेंट जिन महिला की पूरा लड़ने के कारण आया था, वो भावरी देवी, वो भी अभी तक अपनी जस्टिस के लिए इंतजार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि वो काफी बॉटम टॉप था, वो टॉप बॉटम नहीं था। तो मतलब जब हम पेट्रियार्की और इंस्टीट्यूशन की तरफ देख रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कितना ज्यादा पेट्रियार्कल है, जहाँ पे एक दलित महिला को अपना न्याय के लिए इतना सालों की लड़ाई करना पड़ता है। मतलब उनकी लड़ाई की वजह से कानून बन जाती है, पर उनको जो अपनी जस्टिस है वो मिलती नहीं। अगर आप जेएनयू की बात देखेंगे तो वो मतलब ये बहुत बार चर्चे में आया है कि जो प्रोफेसर है अतुल जौहरी, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस थे, और बहुत स्पॉन्टेनियस तरीके से, एकदम शुरुआती तौर में बहुत नॉन पार्टीजन तरीके से जो महिलाएं हैं वो महिलाएं सड़क पे उतर के आए थे, एंड देयर वाज अ रियली ह्यूज रेजिस्टेंस। बट दिस इज सच अ शेमलेसनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी प्रशासन है, शर्मनाक बात है एकदम, जो हमेशा जो एक ऐसा आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जो आइडियोलॉजी भारत माता के बारे में बात करता है, पर वहीं पे उनकी अपनी संस्थान के अंदर जब इतनी सारी महिलाएं अपनी जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं, तब वो जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट को शील्ड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुआ, वहाँ पे जो हमारे इतने दिनों का मांग था कि जो अतुल जौहरी है, जब तक ये केस चल रहा है, वो जो कैंपस प्रीमाइसेस है उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक केस चल रहा है उसको नहीं एंटर करना चाहिए। पर उस कमेटी ने उस चीज को उन्होंने वो मतलब कैंसिल कर दिया है, द कमेटी से। लेकिन मैं थोड़ा दीपशिता ये भी चाहूंगा, आप थोड़ा ये समझाएं कि अभी आप कैसे उसको देख रहे हैं जीएस कैश के समय में, उस बॉडी की पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म जैसा शिवानी ने कहा, और अभी जो ये है इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं?
मतलब इसका बहुत एक सीधा सीधा जवाब है। जब आईसीसी लाया गया तब हमारे कैंपस की जो ज़्यादातर लोग हैं, हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया जीबीएम के तौर पे, क्योंकि हमें लगता था कि जीएस कैश एज ए इंस्टीट्यूशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ थे, वो इतना ज़्यादा एकोमोडेटिव था। जैसे प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ किस तरह से? जैसे अभी अगर आईसीसी का देखेंगे तो आईसीसी हैज कम अप विद अ रूल कि अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं और अगर वो कंप्लेन अप्रूव नहीं कर पाते हैं तो आप पे प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। भारतवर्ष के अंदर नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, तो भारतवर्ष के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी हमारी आप कंप्लेंट भी करेंगे और अपने खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे, कौन ऐसे आएगा अपनी कार्रवाई करवाने? तो वही जीएस कैश का जो मेन था वो सिर्फ एक प्यूनिटिव बॉडी नहीं था, वो हमेशा ये कोशिश किया है कि जेंडर की जो बात है, जेंडर सेंसिटाइजेशन को बात है, उसको सेंसिटाइज करे, लोगों के अंदर समझाया जाए कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट है, क्या नहीं है। ओके, एक बात ये कही। दूसरी बात शिवानी, अगर आपसे भी मैं इसमें पूछना चाहूँ, क्योंकि फिर हम दीपशिता के पास दोबारा आएंगे, क्योंकि आप जीएस कैश से काफ़ी वाकिफ़ हैं पुराने उससे, कि अगर पुराने उसमें हम देखें और नए उसमें, तो उसकी पार्टिसिपेटरी रोल कैसा था? मतलब क्यों वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक माना जा रहा था और उसमें ज़्यादा लोगों की और वो मॉडल देखा जा रहा था। हालांकि अभी जैसा वृंदा जी ने भी कहा कि 50% शिक्षण संस्थान में तो है ही नहीं, तो जीएस कैश तो मुझे लगता है बहुत ऊपर की बात है। फिलहाल हमें पहली सीढ़ी का सवाल ये है कि आईसीसी तो बने, तो आप क्या देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है उसमें? और फिर हम नेक्स्ट सवाल पर आएंगे, खासकर जो स्कूल में है उस पर हम बात में आते हैं। देखिए, जैसे कि अभी दीपशिता ने भी कहा कि एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होने से एक तो छात्रों का उस बॉडी पे विश्वास बढ़ता है। दूसरी बात ये, जैसे जो प्यूनिटिव एक्शन की बात कही गई, अब देखिए यौन उत्पीड़न यूजुअली ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्पेसेस पे नहीं होता है, राइट, बट बहुत मामले यौन उत्पीड़न के ऐसे हैं जो क्लोज स्पेसेस में होते हैं। के साथ जुड़ा हुआ है, आपका रिसर्च का क्वेश्चन है, रिसर्च में आप बहुत कुछ आपके गाइड के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में तो वो जो डेमोक्रेटिक उसकी जो मतलब रिश्ता है वो भी बरकरार रहे, तो वो मतलब आपको ये है कि जीएस कैश बेटर था? कि जीएस कैश इसलिए बेटर था क्योंकि ये प्यूनिटिव एक्शन का जब थ्रेट होता है, देखिए अगर मैं केस प्रूव नहीं कर पाऊं डजंट मेक इट अ फॉल्स केस। मैं एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हूं क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, मैं ये बता सकता हूं कि जूरिस्प्रूडेंस को सिर के बल खड़े करने वाली बात है कि मतलब पूरा का पूरा आपको मतलब जो विक्टिम है उसी को प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट हूं। तो अगर आप मान लीजिए मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घटता है एज ए स्टूडेंट विच इज हैपन, मतलब जो बंद कमरे में हुआ है, अगर मुझे पता हो कि मेरे प्रूव नहीं कर पाने पे मुझे सजा मिलेगी, तो मैं सिर्फ तभी फाइल करूंगी अगर मेरे पास तमाम सारे एविडेंस हैं, जो कई बार मुश्किल होते हैं। सवाल ही उठता नहीं है। हाँ। तो ये करने से आप एकदम जो लोग कंप्लेन करने का सोच सकते थे, आप उनको एकदम डिमोटिवेट कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे फिर से बात आती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की। देखिए, अगर जो जीएस कैश का, मैं भी जेएनयू की स्टूडेंट रही हूँ, जीएस कैश का जो कॉम्पोजिशन था उसमें ये भी बहुत था कि जो लोग उसमें आए उनका महिला आंदोलन से कुछ जुड़ाव हो या फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, जेंडर जस्टिस को वो समझते हो, एक उस तरीके का अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि बहुत बार इंक्वायरी कमेटी कैसे इंक्वायरी करेगा, उसमें आप किस तरीके के सवाल करेंगे, उन सवालों में क्या आप विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एक खास तरीके का माहौल, एक जेंडर जस्ट माहौल, इंक्वायरी कमेटी, जेंडर जस्ट माहौल, आपने एक नई भाषा दिया कि मतलब जेंडर सेंसिटिव, जेंडर जस्ट माहौल अगर इंक्वायरी कमेटी के विद इन ऑपरेट नहीं करेगा तो उसके पास केसेस आना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो आईसीसी का कॉम्पोजिशन जिस तरीके से वो इमेजिन किया जा रहा है, जो पावर के साथ के लोग हैं उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये बेमायने हो जाएगा। हाँ, तो जब आप जस्टिस का उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं, उल्टा पनिशमेंट का डर है, तो ये तो एक क्लियर मैसेज है कि आप यहाँ पे मत आइए। आपका, क्योंकि थोड़ा हम जेएनयू से बाहर निकलते हैं और विश्वविद्यालयों से, क्योंकि आपका अनुभव तो पूरे हिंदुस्तान में है, आप लोग जाते हैं, वहाँ का क्या अनुभव है आपका, खासकर ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर विद्यार्थी आंदोलन भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ये घटनाएं तो बिल्कुल उसी तरह से, इनफैक्ट ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है वहाँ पर, तो वहाँ पर कैसे मतलब आपके सामने चुनौतियाँ आती हैं और कैसे आप उनका मुकाबला करती हैं? जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि जो 2 इंसिडेंट पूरा देश में भी वो नेशनल न्यूज़ बना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होता है पर कुछ ही हमारी नज़रों में आता है। एक जो बिहार में जो एक दलित बच्ची के साथ घटना हुई, और दूसरा राजस्थान के अंदर दोबारा डेल्टा मेखवा, जो भी एक दलित परिवार से आता है, और एकदम एक ही कायदे में दलित परिवार की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ रेप होता है और फिर उनको मारा जाता है।
तो ये जो, और ये हमें लगता है कि ये दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिससे बहुत ज्यादा घटनाएं हैं जो हमको पता ही नहीं चलता। बर्फ का सिर्फ एक चोंच है, बहुत बड़ा नीचे चल रहा है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जब ये हुआ तो हमारे वहाँ के जो लोग थे, सफाई के जो लोग थे, राजस्थान में हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया उनके परिवार को साथ लेके, और वो जो लड़कियाँ थी, और जब उस लड़कियों से जब बात किया गया तो पता चला कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, शायद वो रेप नहीं हो, लेकिन जो मोलेस्टेशन है वो बहुत नॉर्मलाइज है, बहुत आम बात है, रोज उनके साथ होती रहती है। थोड़ा एक आंदोलन में, क्योंकि आंदोलन की खूबसूरती ये होती है कि वो निर्णायक स्थिति पर पहुंचाना उसको और हासिल करना, आपका अनुभव क्या है? हम इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा एक ब्रेक के बाद। आप तैयार रहिए इस सवाल को लेकर। जी, स्वराज एक्सप्रेस अब टाटा स्काई पर भी उपलब्ध, चैनल नंबर 592। मैं पब्लिक हूं, रोज एक बेमानी शोर के साथ मेरी आवाज दबाई जाती है, रोज फाड़ दी जाती हैं मेरी अर्जियां, रोज तोड़ दिए जाते हैं मुझसे किए गए वादे, मेरी शहादत पर चलती है सियासत, हर रोज मुझसे छीन लिया जाता है मेरे हिस्से का थोड़ा सा लोकतंत्र। लेकिन ताकत के गुरूर को तोड़ना होगा, पूछने होंगे शूल जैसे सवाल, मांगने होंगे जवाब। मैं बनूंगी आपकी आवाज, मैं लाई हूं आपका एजेंडा, पब्लिक एजेंडा, रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं शिक्षण संस्थान और खासकर उन संस्थानों में हमारे जो छात्राएं हैं उन पर होने वाले उत्पीड़न को लेकर। और हमारे साथ हैं शिवानी नाग जी, दीपशिता जी, और हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ी हैं सुरभि द्विवेदी जी। हम सुरभि के पास बाद में जाते हैं, पहले दीपशिता आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो हमने सवाल पूछा था आपसे कि ये जो खूबसूरती है आंदोलन की जो होती है, और क्योंकि आंदोलन के माध्यम से बहुत कुछ एक माहौल भी बना पाते हैं, जैसा शिवानी भी कह रही थी, तो आपका कोई ऐसा अनुभव है जहां पर आपने बिल्ड किया और फिर आप कॉर्नर कर सके और उससे एक नई तरह की चर्निंग, नई तरह का विश्वास कायम हुआ? एक जो चीज़ है, कोई भी आंदोलन का दो मतलब उसका अभिमुख होता है। एक तो हम जो पॉलिसी लेवल है उस पर चेंज कर पाए, दूसरा जो विक्टिम्स है या जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है उनको हम हिम्मत दिला पाए। तो हमें लगता है हमारी जो आंदोलन बहुत बड़ा सवाल वो जो पहली बात थी उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अच्छा। क्योंकि जो वहाँ के लड़के हैं उनको लगा कि ऐसा कोई है जो उनका बात सुन पाएंगे, ऐसा कोई है अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा कोई ताकत है इस यूनिवर्सिटी या फिर स्कूलों के अंदर जो इनकी बात को आगे तक ले जाएगा। तो उस तरीके से हमें लगता है थोड़ा बहुत हमने स्पेस बना पाया है कि वो जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, वो लोगों को एक बात करने का एक चैनल बना है। लेकिन अगर आप पूछिएगा कि वो पॉलिसी लेवल में कितना चेंज आया है, कि जो पूरा सिस्टमेटिक अटैक है, जो पूरा स्ट्रक्चर्ड अटैक है, उसमें कितना परिवर्तन आया है, वो मतलब बहुत बढ़िया आपने बात कही। सुरभि जी हमारे साथ हैं लाइन पे जी। आप कनेक्ट। हाँ सुरभि जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अर्बन एजेंडा में हैं हमारे साथ, और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में खासकर महिलाओं के सवाल को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी डिस्कशन इस बात को लेकर है कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इस आंदोलन को, ताकि ना सिर्फ ज़्यादा आवाज़ें आए, लेकिन ये आवाज़ें आखिरकार जो इसके करने वाले हैं उनको एक कंप्लीट रोकथाम की जाए। आप क्योंकि एनएसयूए के लीडर भी हैं, आप कैसे देखती हैं और आपका क्या अनुभव है पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस सवाल को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो है, आपने जो कहा है कि ये इंस्टीट्यूट्स में जिस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, खास करके छात्राओं को, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें जो लड़के हैं उन पर नहीं होता होगा, उन पर भी होता है और लड़कियों पर भी होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो ये एज में जब हम कॉलेज में होते हैं, तभी वी आर एक्चुअली डेवलपिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप की पहचान को तभी खोज रहे होते हैं, और हमें इन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता है कि ये जो कैजुअल सेक्सिज्म डे टू डे लाइफ में है, जो लड़कियों के साथ होता है और लड़कों के भी साथ तो होता मतलब है, जानकारी आप कह रहे हो, डीप रूटेड जी, है। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी जी
जी प्लीज आप आगे बोलिए। जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस चीज का जितना हो सके जब बातचीत करने लगेगा इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो जो आइस ब्रेक जब होगा तभी जाकर इस बारे में प्रॉपरली चर्चा हो सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि जब अगर ये हो जाए तो उसके बाद कहाँ जाना है। अभी भी ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, कैंपसेस हैं जहाँ पर आईसीसी का गठन नहीं हुआ है। जब वो गठन ही नहीं हुआ है तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि अगर मैं उस कॉलेज की छात्रा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ भी है। पहली बात तो यही है गठन की, ये बात सही उठा रहे आप। जी तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर मैं अपनी पीड़ा जो है वो बता भी पाऊँ। अगर मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाती हूँ, अगर हमारे जैसे एनएसयूआई के पास अगर कोई भी कंप्लेंट आती है या कुछ आता है, या जैसे दीक्षिता कह रही थी एसएफआई की तरफ जाए या एबीवीपी की तरफ जाए, तो उस समय मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिसाइज ना करते हुए उस मुद्दे को उठाते हैं। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने हमेशा इस जगह पर बीट एनी ऑर्गेनाइजेशन मदद की है। परफेक्ट। मुझे लगता है कि ये मदद करने जी सुरभि जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक दो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जानकारी और दूसरा मतलब इसका होना, मतलब कि आपके 50% ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में है ही नहीं आपका आईसीसी। शिवानी आपके पास जाना चाहेंगे, दो एरिया मुझे लगता है हमारे डिस्कशन में ज़रूर आने चाहिए। एक तो ये है जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वो मतलब ऐसे हैं जो एक तरह से किलाबंदी है, आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, और शायद वो बहुत बड़े एक ऐसे टापू हैं जहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और दूसरा क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ जहाँ पर ये अब आना शुरू हुआ है, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में टीचर द्वारा छात्राओं का और स्कूल छात्राओं का बहुत मतलब ये कॉमन हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या रास्ता होना चाहिए इससे आगे निकलने का? देखिए बहुत महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। पहले अगर मैं बोर्डिंग स्कूल, और बोर्डिंग स्कूल की भी अलग अलग श्रेणी होती है। अगर मैं रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात करूं, ये देखते हुए कि रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए थे ज़्यादा से ज़्यादा वंचित तबकों के छात्राओं को लाने के लिए, तो दलित छात्राएं हैं, आदिवासी छात्राएं हैं, और जब अनलाइक जो हमारे मिशनरीज या दूसरे स्कूल्स हैं जो वहाँ पे भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उससे इनकार नहीं है। पर मैं रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शिक्षा में अगर हम लिबरेशन का कोई भी स्कोप देखते हैं, अगर हम एजुकेशन को लिबरेशन का टूल मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा वंचित तबका है जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर वहाँ हम शिक्षा का एक बेखौफ माहौल ना बना पाएँ तो डर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी दीक्षिता ने बिहार का एक चर्चा किया जहाँ पे डीका का उत्पीड़न और एकदम संस्थानिक रूप से एक हत्या हुई थी, जिस पे बहुत टाइम तक उनके घर वालों को बताया भी नहीं गया था। कैसे आया जाए, मतलब इतना चैलेंज आप सोचिए, उसी संस्था में आप रह रहे हैं। उसमें टीचर्स का, स्कूल से जुड़े हर एक इंसान का जेंडर सेंसिटाइजेशन होना, स्कूल्स में भी इस तरीके के सेल्स होना, और सेंसिटाइजेशन एक बार का प्रोसेस नहीं है। पितृसत्ता का जो भी बैगेज है वो एक दिन एक लेक्चर से उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। स्कूल और कम्युनिटी के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होना, परिवारों को भी सशक्त करना कि अगर आपकी लड़की शैक्षिक संस्थान में किसी उत्पीड़न के बारे में बताती है तो आप उसका समर्थन कीजिए, कंप्लेन करने में उसको स्कूल से मत हटा दीजिए, ढकने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए। कि मैं इससे पहले मैंने एक स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, और जो सबसे डर लगता है वो ये है कि वहाँ पे ये भी देखा गया कि जब किसी लड़की के साथ कुछ उत्पीड़न होता था और वो घर पे बताती थी, पहला रिस्पॉन्स होता था कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए। राइट, तो इसमें पेरेंट्स के साथ रेगुलर सेशंस टीचर्स का, और शॉर्टकट्स हम ना ढूंढे जैसे दिल्ली में है कि सीसीटीवी लगा दिया, सीसीटीवी इसका हल नहीं होगा। इसीलिए मेरे को ये कहना जरूरी लगता है। लेकिन शिवानी हम उस पे आएंगे, अभी जो स्कूल की बात है, आपने अभी रेजिडेंशियल स्कूल की बात कही है, एवेश हमारे पास थोड़ा टाइम है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। दीक्षिता, एक सवाल आपसे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आप महिला नेतृत्व में हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स में भी हम देखते हैं कि ज़्यादा पुरुष हैं लीडरशिप में, बट आई एम सो ग्लैड, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक ये इशू है, ये सिर्फ शिक्षण संस्थाओं में जो टीचर टॉट के सवाल कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे उसमें जहाँ पर लीडरशिप में और नई महिला लीडरशिप ग्रूम हो रही है,
वहाँ आपको क्या लगता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि यू जस्ट रिबफ इट, आप मतलब ये उसकी जो संगठन की डेमोक्रेटाइजेशन है उस पर आप क्या समझते हैं? नहीं, ये बात तो मतलब इसमें कोई दो राह नहीं है कि और आप कैसे करते हैं ये हमारे संगठन के अंदर भी, मतलब सिर्फ हमारे संगठन की, कोई भी संगठन, क्योंकि हम समाज के ही अंश है और बचपन से हमको जैसे सिखाया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक पितृ सत्मा तक जो सोच है वो सोच लेके हम बड़े होते हैं। तो संगठन में आने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप एक प्रोग्रेसिव संगठन ज्वाइन कर लिए तो वो सारे सोच अनलर्न हो जाते हैं। पर हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग दे उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप करवाया जाए, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है, एक जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग, बहुत सारी चीज जो हम नए सीखते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग और अनलर्निंग, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि सीखा हुआ सीखना और जो सीखा हुआ उसको भूलना। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं आपसे कहूँ जो सीखा हुआ भूलना है, क्या भूलना चाहिए? जैसे एक तो जो जेंडर्ड रोल होता है, जो बचपन से हमको सिखाया जाता है कि अगर आप लड़के हैं तो ऐसे बिहेव करेंगे, अगर लड़कियां हैं तो ऐसे बात करेंगे, अगर संगठन के अंदर कहीं पे स्लोगन लगाना है तो वो लड़के लगाएंगे, अगर कहीं पे बैनर के सामने खड़े होना होगा तो महिला, मतलब किसी को अगर फूल देना हो तो वो महिला देंगे। तो ये जो रोल है, तो ये जो प्राइमरी है, जो जेंडर्ड स्टीरियोटाइप है, उसको तोड़ना। ओके, ग्रेट। दीक्षिता, आई एम सो सॉरी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और लास्ट वर्ड अगर शिवानी आपसे मैं पूछूं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम इस शो के माध्यम से, लेकिन ये भी एक सेंसिटाइजेशन का क्वेश्चन है, लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे आप? अगर क्योंकि स्कूल की आपने बात की, मैं लास्ट वर्ड में ये कहूंगी कि माता पिता को भी बचपन से ही लड़का लड़की या कोई अन्य जेंडर का भी बच्चा है, उनको कंसेंट की समझ सिखाना, अपने बच्चे में ये विश्वास दीजिए कि अगर आपके चाह के बिना आपको कोई टच करता है, आप मना कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। दीक्षिता, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू? मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो जेंडर का सवाल है वो कोई अलग सा आइसोलेटेड सवाल है नहीं, वो हमारी जो अर्थनैतिक व्यवस्था है, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो लड़ाई है वो सबको एक साथ लेके होना पड़ेगा। आई थिंक ये क्रक्स है, लड़ाई है, एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। और जो हमने पहले अपने एपिसोड में जो हमने सीरीज की महिलाओं पर कि ये जो परचम उठाने की बात है, ये परचम सिर्फ महिलाओं को नहीं, ये दोनों महिला पुरुष को उठाने की जरूरत है, तभी ये बराबरी की जो रास्ता है, इस रास्ते को हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अर्बन एजेंडा देख रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर नए विषय के साथ आपके बीच में आएंगे। थैंक यू सो मच।